एवरीवन, तो हम लोग बात करने वाले हैं अपने यूनिट नंबर 1 के पहले चैप्टर और पूरी बुक का चैप्टर नंबर 9 के बारे में, जो कि है भारत में शिक्षा के संवैधानिक अधिकार। 3 वीडियो इस पे पहले भी बन चुके हैं। ये हमारा 4th वीडियो है जिसमें हम लोग डीपीएसपी पे बात करेंगे। अगर आप लोगों को सारे वीडियो एक साथ देखने हो तो आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, और प्लेलिस्ट की लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे। ऊपर एक लाल कलर का भी बटन होता है, अगर अच्छा लगे तो उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं डीपीएसपी के बारे में। सबसे पहली बात तो ये क्या है, पार्ट 4 में आता है और इसमें आर्टिकल 36 से 51 के बीच में ये दिए हुए हैं, ठीक है। इसको क्या है, वास्तव में मौलिक अधिकार के ही समान माना गया है, लेकिन इनमें एक खास बात ये होती है कि सरकार इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन हाँ, जब भी वो कानून बनाएगी तो डीपीएसपी को ध्यान में रख करके बनाएगी, ठीक है। इसे आयरलैंड से लिया गया है और ये जो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होते हैं। परिवर्तनीय का मतलब ये होता है कि इनके खिलाफ हम न्यायालय में किसी भी तरीके की कोई भी रिट नहीं दायर कर सकते हैं कि अगर इसमें जो दिया गया है ये पालन नहीं हो रहा तो हमने न्यायालय में रिट दायर कर दी, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो वही ये लिखा हुआ है। इनका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य लिखा है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अब जो डीपीएसपी के अंतर्गत है वो कितनी तरीके की चीजें आती हैं, इसमें गांधीवादी चीजें भी आती हैं, समाजवादी भी चीजें आती हैं और साथ ही साथ में उदारवादी चीजें भी आती हैं। तो देखिए, इसके आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। आप लोग 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, आर्टिकल में भी याद हो जाएंगे आप लोगों को। बस ये है, आप लोगों को ओवरव्यू के लिए बता दे रहा हूँ ताकि जब वहाँ पे क्वेश्चन आता है लॉन्ग का तो आपके पास लिखने के लिए इतना मैटर होना चाहिए कि आप एक पेज लिख दें उसमें, ठीक है। तो आर्टिकल 36 में लिखा गया है, राज्य को परिभाषित किया गया है, और राज्य की परिभाषा इसमें वास्तव में नहीं दी गई है। जब आप देखेंगे कहेंगे आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी हो, तो नहीं दी है। इसमें बस एक लाइन लिखी है कि राज्य का मतलब वही होगा जो आर्टिकल 12 में आपको दिया गया है। मतलब मेन राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई है और इसमें बस वही कह दिया गया, राज्य का मतलब वही होगा जो आर्टिकल 12 में दिखाया गया है। तो यानी राज्य को ही परिभाषित किया, ये हम लोग कहते हैं। फिर आर्टिकल 39 बोलता है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं, मतलब वही है, इनके खिलाफ हम लोग न्यायालय में रिट दायर नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 58 कहता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना होनी चाहिए। याद करिए, जब मैं प्रस्तावना पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था आपको डीपीएसपी में बताऊंगा, यही 3 प्रकार के न्याय की जो बात है वो हमारी प्रस्तावना में भी की गई थी और आर्टिकल 38 में भी कही गई है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 39 को देखते हैं। तो आर्टिकल 39 में लिखा हुआ है संसाधनों का उचित वितरण किया जाना चाहिए। मतलब क्या है कि ऐसा नहीं, संसाधनों का सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए कि मतलब एक ही जगह पर, एक ही जगह पर मतलब एक सारे संसाधन जो है वो इकट्ठे हो गए हैं और बाकी पूरे एरिया का विकास नहीं है। संसाधनों का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, मतलब हर जगह पर पूरी तरीके से ये वितरित हो जाने चाहिए। इस वजह से क्या है कि सभी लोगों को उनका लाभ मिल सके। साथ ही साथ में स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की भी इसमें बात कही है। इसके सब अनुच्छेद जो है वो मैंने नहीं आपको बताए हैं, बस इंपॉर्टेंट ही मैंने आप लोगों को बताए हैं। आर्टिकल 39 के ए पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो समान अवसर के आधार पर न्याय की व्यवस्था। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 जो कि लागू 77 में हुआ था, उसके अंतर्गत क्या है, ये इसके बारे में बात कही गई है, समान अवसर के आधार पर न्याय की व्यवस्था बात की गई है। अनुच्छेद 40 में अगर बात करें तो ग्राम स्तर पर पंचायतों का गठन कहा गया है, कि याद रखिए पंचायती राज व्यवस्था के गठन की बात इसी में कही गई है, ठीक है। आर्टिकल 41 में बात करें तो कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, मतलब काम को देने की बात यहाँ पर कही गई है कि लोगों को काम जो है वो दिया जाएगा। आर्टिकल 42 में बात कही गई कार्य न्याय संगत एवं मानवीय दशा होनी चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, कार्य न्याय संगत होना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई बच्चा अभी भी 18 साल की पूरा किया है तो उसे ऐसा काम नहीं देना चाहिए कि जो कि बहुत भार वाला हो और जिसे वो कर ना सके। मान लीजिए कोई लेडीज अगर प्रेग्नेंट है तो प्रसूति का भी इसके अंतर्गत आता है, तो उसे इस तरीके से काम देने चाहिए, मतलब उसे फील्ड वर्क नहीं देना चाहिए, वो ऑफिस में बैठ करके उसको काम दे देनी चाहिए। और क्या है, कोई इंसान जैसा कर पाता है उसे उसी के हिसाब से दशाएं उपलब्ध करानी चाहिए। तो ये आर्टिकल 42 कहता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 43 क्या कहता है, निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना चाहिए। निर्वाह मजदूरी मतलब इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए जिससे वो अपने जीवन का निर्वाह कर सके, और कुटीर उद्योगों का क्या कर सके, वह विकास कर सके।
चलिए मैं इसमें ट्रिक बताऊंगा तो फिर पूरा वीडियो में सिर्फ डीपीएसपी हो पाएगा। मैंने आपसे कहा था कि वो मौलिक कर्तव्य भी इसमें कराऊंगा, लेकिन चलो ट्रिक बता देता हूँ कैसे कैसे याद करने। मैंने कैसे याद किया, हालांकि ऊपर के लिए भी थी लेकिन अभी याद आया तो बता देता हूँ। देखिए आर्टिकल 44, देखिए 4 और 4 समान है तो इस वजह से इसमें समान नागरिक संहिता के बारे में बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे 45 लिखा गया है, यानी 5 जिससे जस्ट ऊपर क्या आता है, 6 आता है। और मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स में जो 21A में जोड़ा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, ये पहले इसी में था, लेकिन अब इसमें क्या दे दिया गया, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा वाला दे दिया गया है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के अकॉर्डिंग। अब देखिए अनुच्छेद 46 है, 6 से क्या निकल के आता है, 6 से हमारा निकल के आता है 6, मतलब SC ST, एक तरीके से देखो S लिखते हैं 6, तो वहाँ पे SC ST निकल करके आता है, मतलब वही लिखा अनुसूचित जाति एवं जनजाति। देखिए ST में जनजाति की व्यवस्था करना, और कौन सी व्यवस्था है, शिक्षा, आर्थिक हित तथा सामाजिक न्याय की व्यवस्था करना। फिर देखिए क्या है आर्टिकल 47, 1947 में क्या हुआ था, 47 में देश आज़ाद हुआ था, तो देश आज़ाद होने की खुशी में हम लोग मदिरा पान करते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, मतलब मद्य पे निषेध करना चाहिए, अच्छा खाना लेना चाहिए, स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। आर्टिकल 48 में 8 जो होता है उसमें कृषि, पशुपाला, दुधारू पशु एवं गौशाला संबंधी विकास पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 48 क्या कहता है, आर्टिकल 48 का कहता है पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत ही ये दिया हुआ था। अब देखिए 49 की हम लोग बात करते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है, 49 यानी साइन करने की बात कही है। साइन कौन करते हैं, जितने हमारे राष्ट्रीय स्मारक होते हैं। तो अनुच्छेद 49 में कहा गया है राष्ट्रीय महत्व स्मारक प्लान का संरक्षण करना चाहिए, मतलब जितने भी महत्व स्मारक है जैसे ताजमहल है, लाल किला है, ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है, इस वजह से इनका संरक्षण करना चाहिए। 50 यानी 50-50 का मैच होगा, मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण कर दिया गया है, मतलब 50-50 कर दी गई शक्तियाँ। 51 जो होता है वो भारत की विदेश नीति को दिखाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है। अब देखिए ये आप इतना ही आपको डीपीएसपी में पढ़ना है, फिर मौलिक कर्तव्यों को केवल और केवल आपको देख लेना है, फंडामेंटल ड्यूटीज को लर्न नहीं आपको वहां पर करना है। अब देखिए ये सब नीचे की चीजें और इधर इधर की ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपके कोर्स में ही नहीं है, ये जितना कोर्स में है केवल उतना ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वहाँ पे जितना लिखने के लिए आपके लिए आ सकता है केवल उतनी चीजें इसमें पढ़ाई जा रही है। तो चलिए जरा फंडामेंटल ड्यूटीज पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज आ गई हैं, ये जो है 4th के ए पार्ट में दिया गया है और आर्टिकल 51A के अंतर्गत ये आती हैं। तो याद रखिएगा मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, प्रारंभ में इसमें 10 जोड़े गए थे और फिर वर्तमान में इसमें 11 कर दिए गए हैं। 42वां संविधान संशोधन जो कि 77 में लागू हुआ था उसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, और साथ ही साथ में 2002 का जो 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसमें 11th वाला भी जोड़ दिया गया था। इसकी जो अवधारणा है वो रूस से ली गई है। ठीक है, और उसके बाद सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है वो ये जोड़े गए थे। अब वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। तो चलिए जरा बात करते हैं 11 मूल कर्तव्य की, याद भी मैं करा दूंगा। जितने भी मैं लिख रहा हूँ उनको ABCD क्रम में लिख दीजिएगा। ए मतलब एंथम, मतलब इसमें कहा गया है कि हमें अपने संविधान के जितनी भी आदर्श चीजें हैं जैसे संस्थाएं हैं, राष्ट्रज्ञान है, राष्ट्रध्वज है, इन सबका सम्मान करना चाहिए। सेकंड को हम लोग किससे लिखेंगे, बी से लिखेंगे, तो बी माने होता है बापू। अब देखिए क्या है बापू, मतलब बापू ने हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, यानी स्वतंत्रता में जिन लोगों ने भी आंदोलन को प्रेरित किया या जिन लोगों ने भी साथ दिया उनके आदर्शों को हृदय में संजोए रखेंगे, ये हमारा काम है। थर्ड जो बोलते हैं उसे बोलते हैं कंप्लीट यूनिटी, मतलब एकता। थर्ड आया सी को, तो कहते हैं भारत की एकता, प्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करेंगे एवं उसे बनाए रखेंगे, इसकी बात करते हैं। चौथा यानी डी आता है, डी से डिफेंस, डिफेंस यानी देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे एवं आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करेंगे। जो लोग एनसीसी एनएसएस किए रहते हैं उनसे रिलेटेड ये जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है। पांचवें को ई से बोलते हैं, ई मतलब इक्वेलिटी, मतलब देश के सभी लोगों की समानता एवं भ्रातृत्व की भावना का विकास करेंगे, जो किसी भी धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग से परे होगी, मतलब इसके आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 6 वाला दिया गया है, 6 को एफ से जोड़ेंगे, एफ माने फैंसी कल्चर, यानी सामाजिक संस्कृति, हमारे देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझेंगे तथा उसका परिरक्षण भी
करेंगे। 7 आया, 7 को जी से कहते हैं, जी माने ग्रीनरी। अब ग्रीनरी वाला और किस में था आप लोगों को मैंने बताया था, याद रखिए 48 में भी मैंने बताया था, जहां पर डीपीएसपी में ग्रीनरी को लेकर के था। तो जी माने ग्रीन यानी प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, नदियां, झीलें तथा वन्य जीव, उनका संरक्षण करना हमारा परंपरा कर्तव्य होगा। अब देखिए 8 में एच आता है, एच माने ह्यूमैनिटी, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावादी ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करेंगे। 9th में आता है आई, अगर आप ये भी याद रख लेते हैं तो इससे भी आपको याद हो जाएंगे, इंडियन प्रॉस्पेरिटी यानी भारतीय संपत्ति की सुरक्षा करेंगे, मतलब सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे तथा हिंसा नहीं करेंगे। 10वें में जे आता है, मतलब ज्वाइंट एक्टिविटी, मतलब मिलकर कार्य करेंगे, मतलब सभी लोग व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधि कर करके सभी क्षेत्रों को उत्कर्ष की ओर ले जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वो मतलब एक साथ मिलकर के काम करेंगे। 11th में के मतलब किड्स एजुकेशन, तो यही 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था और लिखा था सभी माता पिता एवं अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएंगे। आई होप मेरी एफर्ट जो है, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें लिख करके करनी पड़ती हैं, सच बता रहा हूँ वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। अगर आपको ज़रा सा भी वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े और साथ ही साथ वीडियोज़ को लाइक करें और प्लीज़ डिसलाइक तो मत किया करिए। देखा डिसलाइक कर देते हैं, बताइए 3 डिसलाइक कर दिए हैं, अब क्या मेरी गलती है, मैं तो अपनी तरफ से एफर्ट दे ही रहा हूँ ना। तो इसी तरीके से अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल से जुड़िए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।